दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना की ह्यूमन रिसोर्स की, जो आज तक चाइना के इकोनॉमिक राइज का सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर रहा है। हालांकि अब ये ह्यूमन रिसोर्स चाइना के डाउनफॉल का कारण बनता जा रहा है। गवर्नमेंट के ऑपरेशन के कारण यूथ्स ने आज साइलेंटली प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। रिसेंटली तांग पिंग मूवमेंट या लाइंग डाउन मूवमेंट द्वारा यूथ्स ने रेजिस्टेंस दिखाना शुरू किया है। चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कैसे चाइना, जिसने मैसिव पॉपुलेशन को यूज कर रैपिडली ग्रो किया, आज कई रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसी के साथ हम देखेंगे कि आखिर ये तांग पिंग मूवमेंट है क्या और कैसे चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे क्रश करने की कोशिश की है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे चाइना में बढ़ते लेबर प्रॉब्लम्स इंडिया पर इम्पैक्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आइए सबसे पहले हम चाइना की ह्यूमन रिसोर्स ग्रोथ को जान लेते हैं। अगर हम चाइना की हिस्ट्री में झांकें तो चाइना के सबसे पहले प्रीमियर माओ जेडोंग ने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत सभी फार्म्स को गवर्नमेंटल कंट्रोल में लिया और लोगों को फोर्सफुली वहां काम करने पर मजबूर किया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जरूरत से ज्यादा लोग छोटे फार्म्स में काम कर रहे थे। इस कारण लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो गई, उन्हें वेजेस कम मिलने लगे और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी पुअर रहा। फैमिन्स, स्टारवेशंस एक कॉमन ऑकरेंस हुआ करता था। लेकिन डेंग ज़ाओपिंग ने 1978 में पावर में आते ही इन पॉलिसीज को रिवर्स किया। उन्होंने रियलाइज किया कि चाइना भले ही रिसोर्स रिच ना हो, पर उनका मैसिव वर्कफोर्स कंट्री का इकोनॉमिक बैकबोन बन सकता है। वर्कर्स अनस्किल्ड होने के कारण उन्होंने पहले वर्कर्स को एग्रीकल्चर और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉय किया। लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें इंसेंटिव्स के तौर पर प्राइवेट फार्मिंग अलाउ किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि फार्मर्स अब अपना प्रोड्यूस किया हुआ मार्केट में बेच सकते थे और बेटर प्राइसेस रियलाइज कर सकते थे। एग्रीकल्चर बूस्ट ने लोगों को पॉवर्टी से उठाया। वहीं टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइज TVE के तहत लोगों को लो स्किल्ड टॉय, फर्नीचर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किया गया। उन्होंने एजुकेशन और स्किलिंग पर काफ़ी महत्व दिया और एक एबल वर्कफोर्स खड़ा किया। 1990s के बाद जब जापान की सोनी, पैनासोनिक कंपनी, साउथ कोरिया की LG कंपनी ने प्रोडक्शन के लिए बाहर इन्वेस्ट करने का सोचा, तो चाइना ने लैंड और चीप लेबर प्रोवाइड करके मैसिव इन्वेस्टमेंट्स फिटनेस किए। इस प्रकार देखते ही देखते 1990s में चाइना ने स्किल्ड वर्कफोर्स के बदौलत वर्ल्ड फैक्ट्री का टैग हासिल किया। वर्किंग पॉपुलेशन को डाइवर्स स्किल देकर डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज दी गई और यूथ को इकोनॉमी का एक अहम टूल बना दिया। आज चाइना अपने ग्रोथ के लिए यूथ पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अगर हम वेस्ट एशिया, USA की बात करें तो ये रीजन्स नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने के कारण वे स्किल्ड वर्कफोर्स बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम जापान, साउथ कोरिया की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज स्कार्सिटी, एजिंग पॉपुलेशन के कारण यूथ पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। आज चाइना भी कुछ इसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लोअर वेजेस, हाई हाउसिंग प्राइसेस और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ने अब चाइनीज यूथ पर प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया है। वहीं चाइना के 2020 डेमोग्राफिक सेंसस के अनुसार 60 एंड अबव पॉपुलेशन जहां 2010 में 13.3% ऑक्युपाई करते थे, वहीं आज 18.7% ऑक्युपाई करते हैं। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इकोनॉमी को चलाने का जिम्मा आज चाइना के यूथ वर्कफोर्स पर पड़ गया है। इस एडेड प्रेशर ने यूथ के मेंटल हेल्थ को डीपली इम्पैक्ट किया है। रिसेंटली ओवरवर्क और अनपेड कल्चर के अगेंस्ट चाइनीज यूथ ने एक काउंटर कल्चर क्रिएट किया है। कंट्री के सोशल मीडिया और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में बढ़ते इस पॉपुलर कल्चर को तांग पिंग या लाइंग फ्लैट मूवमेंट का नाम दिया गया है। आइए हम इस मूवमेंट को डिटेल में समझते हैं। लिटरली लाइंग फ्लैट का मतलब है लेटना या रेस्ट करना। दोस्तों लाइंग फ्लैट मूवमेंट एक पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट है। इसमें यूथ्स ने मैरिज, चिल्ड्रन, एम्प्लॉयमेंट, मटेरियल नीड्स को त्याग कर इंडिविजुअल हैप्पीनेस पर फोकस किया है। इस मूवमेंट के तहत यूथ्स ने जॉब छोड़कर मेंटल हेल्थ, पीस और इनर सेटिस्फैक्शन को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया है। इसे स्पिरिचुअल मूवमेंट की तरह यूज कर लॉन्गर वर्किंग आवर्स, राइजिंग हाउसिंग प्राइसेस और सोसाइटियल या फैमिली प्रेशर जैसे इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत लुओ हुआजोंग ने लाइंग फ्लैट इज जस्टिस पोस्ट द्वारा की। इस पोस्ट में लुओ ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि कैसे सिर्फ $31 पर मंथ, 2 मील्स अ डे और 2 साल तक काम नहीं करने पर उसने फिजिकल और मेंटल फ्रीडम हासिल किया। इस एक्सपेरिमेंट ने उसे अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करने का मौका दिया
और उन चीज़ों पर फोकस दिलाया जिनसे उसे सही मायने में खुशी मिलती है। भले ही चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पोस्ट को डिलीट किया, पर सोशल मीडिया में इस पोस्ट ने एक डिबेट शुरू किया है। इस पोस्ट ने लोगों को रियलाइज करवाया है कि उन्हें ओवरवर्क नहीं करना चाहिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखनी चाहिए और अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट कर इनर हैप्पीनेस ढूंढना चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे हाउसेस और कार के बजाय पर्सनल एडवांसमेंट को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। देखते ही देखते इस मूवमेंट को हजारों यूथ ने ज्वाइन किया। रिसेंटली क्वार्ट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज यूथ ने कई सालों से बढ़ते हाउसिंग प्राइसेस, इनइक्वालिटी, ओवरवर्किंग, बढ़ते फैमिली कॉस्ट जैसे इश्यूज फेस किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया। इस मूवमेंट के तहत यूथ ने गवर्नमेंट के फॉल्टी इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपोज किया है। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक राइज के लिए देश के वर्कफोर्स को कंप्लीटली एग्जॉस्ट किया है। चाइना में 996 कल्चर एग्जिस्ट करता है, यानी 9 AM to 9 PM 6 days a week। एक ऐसा वर्क कल्चर जिसने यूथ को ह्यूमन रोबोट बना दिया है। वहीं जॉब के लिए यूथ्स ने सिटी में माइग्रेट करना शुरू किया है, जहां बढ़ते हाउसिंग प्राइसेस ने उनका रहना मुश्किल कर दिया है। चाइना का 1 चाइल्ड पॉलिसी ने आज एक एजिंग पॉपुलेशन क्रिएट किया है, जिसका सीधा प्रेशर यूथ्स पर पड़ रहा है। टांग पिंग मूवमेंट का राइज इन सभी फैक्टर्स का एक नतीजा है। चाइना की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मूवमेंट को देश के सोशल स्टेबिलिटी को थ्रेटन करने का आरोप लगाया है। आज तक चाइना के ऑथोरिटेरियन रूल को राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ट्रेड किया गया है, यानी लोगों ने चाइना के 1 पार्टी सिस्टम, लैक ऑफ बेसिक फ्रीडम को एक्सेप्ट किया, क्योंकि इस सिस्टम ने उन्हें गरीबी से उठाया। लेकिन अब ये प्रेजेंट जनरेशन ने साइलेंट मूवमेंट के तहत चाइना के पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को क्वेश्चन करना शुरू किया है। इस मूवमेंट को रोकने के लिए चाइना ने कई मेजर्स लिए हैं। सेंसर्स ने इंटरनेट फोरम डोबन पर 9000 टांग पिंग मेंबर्स के एक ग्रुप को डिलीट किया है। मई में चाइना के इंटरनेट रेगुलेटर ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ऑर्डर किया कि टांग पिंग रिलेटेड पोस्ट को सेंसर किया जाए। इसी के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिना वेबो ने #टांग पिंग पोस्ट को सेंसर किया है। वहीं रेगुलेटर ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को टांग पिंग ब्रांडेड क्लोथ्स, फोन केसेस पर बैन लगाया है। चाइनीज स्टेट मीडिया ने इस मूवमेंट को शेमफुल डिक्लेयर किया है। फाइनली चाइना ने सोशल क्रेडिट सिस्टम के तहत लोगों पर मास सर्वेलेंस करना शुरू किया है। लोगों के बिहेवियर के अनुसार उन्हें स्कोर दिया जाता है, और यदि किसी इंडिविजुअल का स्कोर कम है तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाता है। इस प्रकार चाइना में मल्टीपल मेजर्स लेकर सोशल कंट्रोल लाने का प्रयास है। इन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद आज टांग पिंग मूवमेंट साइलेंटली स्प्रेड हो रहा है, जो आगे चाइना के इकोनॉमी को थ्रेटन कर सकता है। आइए अब हम देखते हैं कि इन इवेंट्स का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। दोस्तों, इस सिनेरियो में इंडिया काफी एडवांटेजियस पोजीशन में होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 तक इंडिया का एवरेज एज 28, चाइना का 37, जापान का 49 है। वहीं 62.5% पॉपुलेशन 15 to 59 ईयर्स के बीच में पाई जाती है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNPF की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के पास ये डेमोग्राफिक एडवांटेज 2055 से 2056 तक है, जो बाकी कंट्रीज के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इस डेमोग्राफिक एडवांटेज को यूज कर हम बड़े कंपनीज को चीप स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकते हैं। चाइना में बढ़ते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ने लेबर प्राइसेस को बढ़ाया है, जिसके कारण कई कंपनीज ने इंडिया, वियतनाम और मलेशिया जैसी कंट्रीज में शिफ्ट करना शुरू किया है। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो जर्मन कंपनी मार्को पोलो, US कंपनी कार्टर ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से तिरुपुर में शिफ्ट किया है। वहीं इंडिया के मेक इन इंडिया पॉलिसी को प्रमोट करते हुए सैमसंग ने नोएडा यूपी में वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री स्टैब्लिश की है। एप्पल के फॉक्सकॉन कंपनी ने $1 बिलियन इन्वेस्ट कर आईफोन असेंबली सेंटर चाइना से इंडिया शिफ्ट करने का सोचा है। इस प्रकार चाइना में बढ़ते टेंशन्स ने इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा किया है, जहां आज मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती हैं। इस तरह से हमने देखा कि कैसे चाइना, जिसने ह्यूमन रिसोर्सेज को हमेशा से ही कंट्री का बैकबोन माना है, आज अपने ऑथोरिटेरियन पॉलिसीज के कारण यूथ का ट्रस्ट खोने लगा है। 21st सेंचुरी में जहां लोग इंटरकनेक्टेड होते जा रहे हैं, वहीं चाइनीज यूथ लिबरल पॉलिसीज चाहते हैं, जिससे वो अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर सके। जहां गवर्नमेंट ने सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर ही फोकस किया है, वहीं टांगपिंग मूवमेंट ने देश के यूथ को एक नया डायरेक्शन दिया है। चाइना में बढ़ते विरोध उसके इकोनॉमिक डाउनफॉल का कारण बन सकता है।
खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चाइना अपने वर्कफोर्स को इंटैक्ट रख पाती है या नहीं। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर मैटर पे? क्या एजिंग पॉपुलेशन चाइना के लिए इतनी बड़ी समस्या हो सकती है कि वो उसके बढ़ते डोमिनेंस को कंट्रोल कर सके? और अगर आपका जवाब है हाँ, तो उससे इंडिया को फायदा कैसे हो सकता है और इंडिया को ऐसे कौन से स्टेप लेने चाहिए ताकि चाइना में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज अपने सेकंड ऑप्शन के तौर पे इंडिया को ही कंसीडर करें? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।